Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos aimed at helping students understand Newton's laws of motion, a critical topic in Class 11 physics for boards, IIT and NEET exams. The videos cover the fundamental principles of motion as outlined by Sir Isaac Newton, offering clear and concise explanations to aid students in mastering this challenging subject. The series delves into the three laws of motion, exploring concepts such as inertia, force and action-reaction pairs. Each video breaks down complex ideas with illustrative examples and practical applications, ensuring that students can grasp the material with ease. The tutorials are designed to provide a solid foundation for those preparing for competitive exams, as well as to support students in their classroom studies. With the help of these educational resources, students can deepen their understanding of Newton's laws of motion and build confidence in applying these principles to solve problems in physics. Ignited Minds Tutorials' commitment to fostering knowledge and academic excellence is evident in their dedication to producing high-quality educational content. By accessing these videos, students can gain a solid grasp of this crucial topic and enhance their overall performance in physics. Okay, बच्चा buddy, we'll start with this Newton's laws. ठीक है, in physics we will start with laws of motion. एक ऐसा चीज है जिसके थोड़े बहुत चिट्टू पिट्टू चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑन अ डिस्क्रिप्टिव बेसिस. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है. इनफैक्ट आपका जो पूरा मैकेनिक्स पोर्शन है फिजिक्स में, ठीक है, ये पूरा इस चैप्टर को बेसिस करके है. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन के हैं, आपका पूरा मैकेनिक्स बेसिकली इसमें आता है. अभी मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, ग्रेविटेशन मैकेनिक्स से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे आपके मैकेनिक्स के पार्ट है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू प्लीज हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन ऑन द टॉपिक एंड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इफ एनी. ओके, तो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई साहब? वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एडी. तुम्हारा डायग्राम बनाना हो गया हो तो इधर ध्यान देंगे. ठीक है, तो ये आपके ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम, ठीक है, ये सारे जो आपके थे. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड रिलेटिव मोशन. ठीक है, नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड फोर्सेस इन फिजिक्स एंड वेट एंड मोमेंटम. So these are things that we are going to cover in Newton's laws of motion. ठीक है, okay. So mechanics में बच्चा बाटी दो चीजें होती हैं. ठीक है, mechanics means what? Mechanics मतलब क्या होता है भाई साहब? Mechanics मतलब motion. ठीक है, mechanics is concerned or connected to motion. ठीक है, mechanics is concerned and connected to motion. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका काइनेमेटिक्स और एक होता है भाई साहब आपका डायनेमिक्स. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. ठीक है, तो आपके दो पार्ट्स हैं भाई साहब मैकेनिक्स में. ठीक है, एक हो गया आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा हो गया आपका डायनेमिक्स. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा काइनेमेटिक्स होता क्या है. व्हाट इज बेसिकली काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज व्हेन, अभी जैसे समझो हर चीज का एक रीजन होता है. ठीक है, और जब आप रीजन को पढ़ते हो तो वो डायनेमिक्स है, और जब आप इफेक्ट को पढ़ते हो तो वो काइनेमेटिक्स है. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस. जैसे आपने पढ़ा कि भाई साहब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. ठीक है, एक बॉडी है जो पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है या एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसका पर्टिकुलर टाइम क्या है आपने पढ़ा. देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, या आपने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या आपने पढ़ा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2u sin थीटा अपॉन g. ठीक है, या आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. इन सब में, ठीक है, इन सब में चाहे आप u देखें, चाहे v देखें, चाहे g देखें, चाहे t देखें, ठीक है, u, v, g, t, ये सारे जितने भी हैं पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स बेसिकली क्या हैं? व्हाट आर दीज पैरामीटर्स पीपल? दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ इफेक्ट. ये पैरामीटर्स हैं इफेक्ट के. समझ में आ रहा है भाई साहब? जो घट रही है घटना उसका. मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी है, इतने एक्सेलरेशन से चल रही है. ठीक है,
जब मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है, लेकिन इसको चलाने वाला एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है? ठीक है, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन से चल रही है, इतने टाइम तक चली भाई साहब, ठीक है, इतने टाइम तक चली, या इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या इसकी इतनी फाइनल वेलोसिटी थी, ये सब बातें हैं आपके पैरामीटर्स की। दीज आर बेसिकली कंसर्न विद द पैरामीटर्स, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड दीज पैरामीटर्स, क्या रीजन है कि इसको एक्सेलरेशन मिला? एक्सेलरेशन हवा से नहीं टपका होगा, देयर हैज टू बी अ फोर्स बिहाइंड दिस टू कॉज एन एक्सेलरेशन। तो इसके पीछे जरूर कोई फोर्स होगा जिसने इस एक्सेलरेशन को कॉज किया है, इसको हम बोलते हैं रीजन, ठीक है। जब हम भाई साहब रीजन की बात करें तो वो आता है आपके डायनेमिक्स पोर्शन में। जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो वो आता है भाई साहब आपके काइनेमेटिक्स में। वेलोसिटी हो गया, तो आप काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब? आप काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। दीज आर थिंग्स दैट यू विल बेसिकली स्टडी इन काइनेमेटिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू द फादर ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स, देन इट इज बेसिकली फोर्स। तब हम बात करते हैं भाई साहब फोर्स की, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स, देन अगर हम भाई साहब बात करें यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स मतलब हम बोल सकते हैं ये सबका बाप है ना। सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारा जो रीजन है, इसके बिहाइंड जो इनहेरेंट रीजन है वो है फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, ठीक है। ओके, तो आपके मैकेनिक्स के दो पोर्शन है, एक है आपका काइनेमेटिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द इफेक्ट्स, एंड डायनेमिक्स विच इज कंसर्न्ड विद द रीजन बिहाइंड दीज इफेक्ट्स दैट यू सी। समझ में आ रहा है? और ये रीजन है आपके डायनेमिक्स, मतलब अभी हम जो पढ़ेंगे न्यूटन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दे विल ऑल कम अंडर डायनेमिक्स। टिल नाउ व्हाट वी वर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाई साहब अभी वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इन तमाम चीजों के बारे में, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन या टाइम, ऐसे फैक्टर्स के बारे में अभी आप नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी जो भी पढ़ाई आप करेंगे उसके पीछे रीजन को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि भाई ये एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ तो कहां से आया, कौन से फोर्स से आया? एक्सेलरेशन कोई जादुई चीज नहीं है, इट विल बी सपोर्टेड बाय सम काइंड ऑफ फोर्स that is applied within our body. Where is this force coming from? So right now your study is concentrated on dynamics part. ठीक है, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, आपका हो गया भाई साहब एक काइनेमेटिक्स पार्ट और दूसरा है डायनेमिक्स पार्ट। सो डायनेमिक्स इज व्हाट यू विल बी डीलिंग विद राइट नाउ। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ नेचुरल, तो अभी आप देखो भाई साहब, ऐसा कोई सिर्फ न्यूटन का ही कंट्रीब्यूशन मैकेनिक्स में नहीं है, many other people have also contributed to mechanics. All objects have natural place in the universe. The natural state of body is called rest. ये होता है भाई साहब आपका रेस्ट, यहां से इनर्शिया की मामला चालू होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो मूव करता रहेगा, अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, until unless an external force is applied. ये अपन भाई साहब बचपन में भी पढ़ चुके हैं इनर्शिया में, ठीक है, 9th या 10th में जहां पे भी आपने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली में अगर मैं किसी एक बॉल को रोल कर दूं, सो विल इट कीप ऑन रोलिंग? यस इट विल। अगर वो स्टॉप हो रहा है तो कौन उसको स्टॉप कर रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉल भाई साहब रोल करता रहेगा, दुनिया के एक ओर से स्टार्ट होगा, पूरा दुनिया का चक्कर लगा के फिर वहीं पे आएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सो इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन इट विल कंटिन्यू टू मूव, ठीक है। सो एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट continues to be in a state of rest, or any body which is in motion continues to be in its state of motion until and unless you have an external force changing that state, ठीक है। ये अपन इनर्शिया में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे देखो अगर आपने किसी बॉडी को ऐसे रोल कर दिया तो ये रोल होगा भाई साहब, ठीक है, ओके। सो ये आपके लॉज ऑफ मोशन है जिसको अपन भाई साहब बोलते हैं प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इससे हमको लेना देना नहीं है। तो आपके प्रिंसिपिया मैथमेटिका में क्या क्या चीजें आती हैं, यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, ऑल यू नीड टू नो इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका के तहत आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दीज आर द लॉज ऑफ मोशन दैट हैव टू बी स्टडीड। आप बोलेंगे भाई साहब हम रिपीटेड फेज में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है उसका एक छोटा सा डायमेंशन पढ़ा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक विस्तारित रूप से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाटएवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, maybe in your 9th or 10th standard, whatever boards you have gone through, whatever versions of Newton's law you have studied, you are going to study those same versions but with an extended phase, एक extended phase रहेगा, ठीक है। Are we clear on this one people? Okay,
सो इनर्शिया भाई साहब होता क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इनर्शिया है भाई साहब। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का अगर वो भाई साहब रेस्ट पे है तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई पार्टिकल भाई साहब मोशन पे है तो वो अपना मोशन भी चेंज नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा हो। जैसे यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, इफ लेट्स से दिस इज अ मूविंग बस और मे बी अ ट्रेन, यू हैव हैंगर्स। ठीक है, अगर आपने इस हैंगर को पकड़ रखा होगा तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे अगर ट्रेन भाई साहब चलना चालू होगी तो। ठीक है, अगर आपने हैंगर को नहीं पकड़ा होगा हीरो की तरह तो नीचे गिरेंगे आप। ठीक है, यू विल फॉल। ठीक है, व्हाई वुड दिस हैपन? तो जैसी ट्रेन चलता है, ठीक है, तो आपका बॉडी अभी रेस्ट पे था, योर एंटायर बॉडी वाज एट रेस्ट, due to inertia of rest it will remain at rest, but the moment the train starts moving, the lower part of your body, particularly the feet part of your body, is in direct contact with the train. So the moment the train moves, what will happen? There will be a motion produced in this part of the body, but your upper part still remains at rest because उसमें कोई direct force अभी तक लगा नहीं है. Due to inertia of rest, the upper part of your body is still at rest. However, the lower part has moved ahead. तो अगर आपका लोअर पार्ट अहेड मूव हो गया तो आप ऑब्वियसली पीछे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, इसीलिए ट्रेन में ये हैंगर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हीरोगिरी ना करके इन हैंगर्स को पकड़े रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों भी ट्रेन के मोशन में आ जाएगा। ठीक है, हमारा अपर पार्ट अभी ट्रेन के मोशन में नहीं था, एट स्टेट ऑफ रेस्ट था, इसीलिए हम भाई साहब पीछे की तरफ गिर रहे हैं। लेकिन अगर हमने हैंगर से इसको अपने आप को होल्ड रखा तो हमारा अपर पार्ट प्लस, ऐसा नहीं है कि झटका अभी भी नहीं लगेगा, झटका अभी भी लगेगा, डेफिनेटली झटका अभी भी लगेगा, बट बोथ आर अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट विल कम टुगेदर साइमल्टेनियसली इन मोशन विच विल अवॉइड द फॉल फॉर अस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो अभी ये तो होता है जब ट्रेन अचानक से चलती है। अचानक से क्या चलती है? जब उसको चलना रहता है तभी चलेगी वो। ठीक है, अभी जब ट्रेन रुकती है, ठीक है, या बस जब रुकती है तो वी जनरली टेंड टू फॉल अहेड। ठीक है, अगर हमने भाई साहब हैंगर नहीं पकड़ा होगा तो हम आगे गिरेंगे। क्यों ऐसा होगा? द मोमेंट द ट्रेन स्टॉप्स और द बस स्टॉप्स, व्हाट हैपेंस? द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ट्रेन हैज कम टू रेस्ट, हाउएवर द अपर पार्ट वाज स्टिल इन मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है? अ बॉडी इन मोशन continues to be in its state of motion until unless an external force is applied to change its state. So what will happen? ये धड़ाम से आगे गिरेगा। ठीक है, बट अगर आपने हैंगर को पकड़ रखा होगा तो हैंगर से आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों भी ट्रेन के स्टॉप के साथ स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बोथ स्टॉप। ओके, इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी इज रेस्ट, द बॉडी रेजिस्ट मोशन। द बॉडी भाई साहब आपका कोई भी बॉडी जो है रेजिस्ट करेगा। एनी बॉडी विल रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब क्या होता है भाई साहब? अपोज करना। ठीक है, अपोज करना। सो अभी ज्ञान बढ़ रहा है तो आपका माइंड भी इसको अपोज करेगा। यू आर इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आपका क्लास, मेरा क्लास हो या किसी और का भी क्लास हो, योर माइंड विल ऑलवेज अपोज इट। ठीक है, खैर उसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है, बट इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस है भाई साहब। ठीक है, इनर्शिया डायरेक्टली मीन्स रेजिस्टेंस। अभी ये क्या है भाई साहब? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। आपने देखा होगा अगर आप कार में बैठे हैं, ठीक है, तो अभी अब जब कार टर्न ले रही है तो आप भाई साहब ऐसे, अगर दरवाजा खुला होगा तो आप बाहर हो जाओगे, है ना? Why do you feel this pressure? और मे बी अ बस और मे बी अ ट्रेन, यू विल फील दिस प्रेशर। ठीक है, सब लोग भाई साहब इस तरफ हो जाएंगे। क्यों? जब कार ऐसे टर्न ले रहा है तो सब लोग इस तरफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगेन देयर इज बेसिकली आपका मोशन किस तरफ डायरेक्टेड है? इस तरफ डायरेक्टेड है। इसको समझने के लिए हमको सूडो फोर्स समझना पड़ेगा। क्या है? अभी हम सूडो फोर्स नहीं समझ रहे, आप सिर्फ इतना समझिए कि इस तरफ एक फोर्स लग रहा है आपके ऊपर जिसकी वजह से यू सीम टू फॉल, एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया। ये भी इनर्शिया की वजह से हो रहा है। जैसे इसको समझने के लिए ऐसा समझो, जैसे ये कोई चक्का है, देखो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कोई टायर है, ठीक है, ट्रक का टायर है भाई साहब या किसी गाड़ी का टायर है, और ये किसी कीचड़ में अटक गया है। ठीक है, किसी कीचड़ में अटक गया है तो क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे जो रहेगा वो भाई साहब भूत बन जाएगा, है ना? कीचड़ चिटकेगा उसके ऊपर। और ये क्यों चिटकेगा? व्हाई विल दिस हैपन? तो हुआ क्या है, देखो, आपके टायर्स जो होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, दे हैव होल्स ऑन इट, है ना? वो आपकी ग्रिप के लिए होते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं। आपके जूतों के नीचे भी वैसा वैसा ही होता है। तो ये जो ग्रिप है, इन सब में मिट्टी और कीचड़ जम गया है। अब ये भाई साहब घूम रहा है, ये घूमना चाहिए और इसके साथ घूमना चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ है? हर तरफ ऐसा डायरेक्शन है ना। देखो, इसका डायरेक्शन के यहाँ पे इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। यहाँ पे इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। तो इसीलिए वो चिटक रहा है।
ठीक है, वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है, मतलब अपने इनर्शियल डायरेक्शन में वो आपका भाई साहब चिटक के उसको लग रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली फ्लोइंग, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर थिंग्स, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शियाज, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके भाई साहब इनर्शियाज हैं अलग अलग जगहों पे। So the resistance of a particle to change its state of rest or of uniform motion along a straight line is called as inertia. ये आपका भाई साहब है resistance. Resistance मतलब opposing nature. ठीक है? Whenever you are trying to change the state of rest or of motion of a body, you will experience a resistance by the body. And this resistance is basically of opposing nature. This resistance is of opposing nature. ठीक है? इसीलिए हम इसको inertia बोलते हैं. Inertia is observed as rest, motion और direction. ठीक है, हमने देखा भाई साहब कैसे कैसे होता है ये. When you suddenly apply brake on a car, you feel a jerk. आपके ये जो सीट बेल्ट होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ताकि इंसान डैशबोर्ड में जाके ना गिरे. ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो होगा क्या, जैसे ही ब्रेक लगाए तो उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सिंस इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार डायरेक्टली, विल कम टू द रेस्ट. ये दिस विल कम टू रेस्ट. However, the upper part is still in motion, because of which what will happen? ठीक है, it is in motion, so वो डैशबोर्ड में जाके गिरेगा और एक्सीडेंट हो सकता है इससे. ठीक है, ज्यादा करके एक्सीडेंट्स वैसे ही होते हैं. So that is one. When you suddenly apply the brake on a car, you feel a jerk, and that's the reason you have seat belts. ये सीट बेल्ट जो अगर आप देखोगे, ये वैसे वाले बेल्ट क्यों नहीं होते जो आप पहनते हो, ऐसे जो टाइट वाले बेल्ट होते हैं, ये फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? आप देखोगे सीट बेल्ट जो होते हैं थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं. देखा है आपने, स्ट्रेचेबल होते हैं मतलब थोड़ा सा रबर बैंड जैसा उसमें इफेक्ट रहता है. व्हाई आर दे नॉट स्टिफ एज द बेल्ट्स दैट यू वेयर? जो बेल्ट्स आप एक्चुअली पहनते हैं उसकी तरह स्टिफ क्यों नहीं होते हैं? तो टाइट हो जाएगा तो क्या हुआ? टाइट होना ही तो है ना उसको, आपको टाइट ही रहना है ताकि आप किसी ब्रेक में आगे डैशबोर्ड से ना टकरा जाए. देखिए, जब एक व्हीकल बहुत हाई स्पीड में रहती है और अचानक से किसी कारणवश अगर उसको ब्रेक मारना पड़े तो बहुत जोर का फोर्स है. समझिए इस चीज को, ये बहुत जोर का फोर्स है, ये बहुत जोर से आप आगे जा रहे हैं और अचानक से अगर आपने बहुत टाइट सीट बेल्ट से आपको अपने आप को रोका तो इधर भी एक्सीडेंट हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आप डैशबोर्ड में जाकर गिरेंगे तो ही एक्सीडेंट होगा. ठीक है, आपका सीट बेल्ट अगर अनफ्लेक्सिबल रहेगा तो वो एक रस्सी की तरह हो जाएगा, हो सकता है आपका रिब केज टूट जाए, इतना ज्यादा फोर्स रहेगा. ठीक है, सो दैट इज द रीजन सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट सीट बेल्ट. थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा बहुत वो एक्सपैंडेबल होगा ताकि आप थोड़ा सा आगे जाकर वापस आए, ऐसा. ठीक है, ताकि पूरा प्रेशर आपके रिब केज में ना आए या शोल्डर या कॉलर बोन्स पे ना आए. ठीक है, बिकॉज दैट विल अमाउंट टू ब्रेकिंग. इतना ज्यादा फोर्स आपका वो ब्रेक हो सकता है, दैट कैन एक्चुअली ब्रेक. ठीक है, ओके. So when you suddenly apply brake on a car, you feel a jerk. This is because your body has inertia, and when we try to change its state suddenly, it opposes the change. ठीक है, फिजिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ इनर्शिया. अभी प्रॉब्लम है कि आप इस रेजिस्टेंस को क्या मेजर कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही है. ठीक है, कोई बॉडी भाई साहब मोशन पे है, वो रुक नहीं रही है. ठीक है, ये जो है आपने बोल दिया भाई साहब इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. बट इज देयर अ वे टू मेजर दिस इनर्शिया? इसको अपन बोलते हैं क्वांटिफिकेशन. क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिफाइन कर रहे हैं, इट हैज टू बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी. तो क्या यहाँ पे कोई क्वांटिटी है? तो आंसर इज यस. फॉर ट्रांसलेशनल मोशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? हाँ, दो टाइप्स के मोशंस होते हैं, देखो, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. अगर कोई बॉडी है, समझ लो ये कोई ऐसा भी बॉडी है, लेट्स से, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, चाहे ये भाई साहब इस तरफ मूव कर रहा हो, 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 कोई भी दो पॉइंट उठा लो, लेट्स से पी और क्यू. ठीक है, ये पी और क्यू है. अगर आपने इसको इधर मूव किया तो भी पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. इधर मूव किया तो भी पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. इधर मूव किया, इधर मूव किया, कैसा भी मूव किया. जैसे मैं अगर इस बेंच को मूव करूं, लेट्स से इस बेंच में दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू. अभी इस बेंच को मैं टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, तो क्या वो पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑल्टर होगा? नहीं. इन सारे मोमेंट्स में आपका वो पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट गोइंग टू गेट ऑल्टर्ड. ठीक है, सो ये पी और क्यू या कोई भी दो पॉइंट ले लो, कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस ऑल्टर नहीं होगा. इस तरह के मोशन को वी कॉल इट ट्रांसलेशनल मोशन. आर वी क्लियर? ठीक है, अभी रोटेशनल मोशन क्या है इसको भूल जाओ. एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस ले लो, जेली देखा होगा आपने, जैम देखा होगा. ठीक है, जैम में भी लेट्स से दो पॉइंट्स है पी और क्यू.
मैं जैम फेंक के तुमको मार रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वो जैसे भी तुम्हारे ऊपर गिरे, लेकिन क्या अभी पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। कोई केक है भाई साहब, आपने देखा होगा बर्थडे में भाई साहब मुंह पे केक को देते हैं, जो भी है, विल इट गोइंग टू रिमेन द सेम? इट्स अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, विल इट गोइंग टू रिमेन द सेम? ऑब्वियसली नॉट। तो इस टाइप के मोशन को अपन ट्रांसलेशन मोशन नहीं बोल सकते, जहां पे दो पॉइंट्स के बीच में, बॉडी के विद इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस से ना रह पाए, उसको अपन ट्रांसलेशन मोशन नहीं बोल सकते। तो ट्रांसलेशन मोशन स्ट्रिक्ट सेंस में सिर्फ सॉलिड्स में ही हो सकता है, सेमी सॉलिड्स में होना लगभग नामुमकिन है। आपने वो गोबर देखा है? गोबर जब ऐसे थप से देते हैं इसमें, ठीक है, वो जो इससे ये बनाते हैं ना, क्या, काउडंग केक जिसको बोलते हैं, ओके। सो क्या उसमें भी भाई साहब आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस सेम रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, वो एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। आप जब उसको मूव करा रहे हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। सो इन स्ट्रिक्ट सेंस आपका जो ट्रांसलेशन मोशन है, दैट कैन ओनली बी ऑब्जर्व एंड फॉलोड बाय सॉलिड सब्सटेंसेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके। फॉर ट्रांसलेशन मोशन द बॉडी हैविंग मोर मास विल हैव मोर इनर्शिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब क्वांटिफिकेशन की, कैसे इस इनर्शिया को मेजर करें, ठीक है। जैसे समझ लो भाई साहब, ये एक छोटा सा भाई साहब रिमोट है, मैं इसको आराम से मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये कोई एक समझ लो भारी सा बेंच है, ठीक है, थोड़ा मेरे को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, कोई छोटा बच्चा आएगा वो इसको मूव कर लेगा, इसको नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस क्या होगा, दोनों में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वन इज शोइंग एन इफेक्ट एंड द अदर इज नॉट शोइंग एन इफेक्ट। द रीजन व्हाई द अदर इज नॉट शोइंग एन इफेक्ट इज बिकॉज द मास हैज इंक्रीज्ड। तो क्या हम बोलेंगे कि भाई साहब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा? तो बढ़ते मास के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आपका मास बढ़ जाएगा, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एक स्माइली बॉल अगर मैं फेंक कर मारूं, उसको कैच करना ज्यादा आसान है कि एक्चुअल जो क्रिकेट बॉल होता है उसको फेंक के मारूं, उसको कैच करना ज्यादा आसान है। स्माइली बॉल बॉल क्रिकेट बॉल किस क्रिकेट बॉल भाई साहब लोग हेलमेट पहन के खेलते हैं, ऐसे ही खेलते हैं क्या भाई? ओके। सो इफ आई एम एक्चुअली थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, जो एक्चुअल जो सॉलिड बॉल होता है, वो अगर लेदर बॉल में आपको फेंकूं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच, ठीक है। डिफिकल्ट टू कैच मतलब उसमें आपके, अगर आपने सावधानी नहीं बरती और आपने टेक्निक्स अप्लाई नहीं किए, तो आप इंजर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इज इट डिफिकल्ट टू स्टॉप? यस डेफिनेटली, ठीक है। दोनों बॉल्स का शायद साइज सेम है, ठीक है, बट व्हाई इज दिस देयर चेंज, वेयर इज देयर अ चेंज फॉर a force that has to be applied in order to stop it? So obviously you will require more force to stop the cricket ball than a smiley, ठीक है। स्माइली वाला बॉल उसको भाई साहब स्टॉप करने में आपको उतना फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि मास बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस मास को स्टॉप करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। तो तमाम एग्जाम्पल से आप ये देख रहे हैं कि चाहे किसी बॉडी को मूव कराने की बात हो या चाहे किसी बॉडी को स्टॉप कराने की बात हो, अगर बॉडी का मास बढ़ रहा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी भी भाई साहब बॉडी का मास बढ़ रहा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, फॉर बोथ स्टॉपिंग एंड फॉर मूविंग, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। So inertia is a property of mass of the particle. So inertia is a property of the mass of the particle. Inertia is directly proportional to mass. Inertia भाई साहब क्या होता है? Directly proportional to mass होगा, ठीक है। More the inertia, जितना आप भाई साहब mass को बढ़ाएंगे, उतना भाई साहब आपका inertia भी बढ़ेगा, ठीक है। More is the mass, more is the inertia. For rotational motion, it not only depends on mass but also on the distance from the axis of rotation, ठीक है। This parameter is also called the moment of inertia, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, then we are going to study this. But रोटेशनल मोशन आपका ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, यहाँ पे शायद डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स would not remain the same, ठीक है। ओके। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास होगा, उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया भी होगा। और इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज बेसिकली रेजिस्टेंस। इनर्शिया होता क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भाई साहब क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless compelled to change its state by the action of net external force। ये आपने भाई साहब पढ़ा होगा 9th में या शायद 10th में in your respective boards, but the version that you have to understand and follow now is this, कि if the sum total of all forces acting on a body is zero, then the acceleration produced in the body is zero, ठीक है। अगर भाई साहब सारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी में, नेट फोर्स अगर जीरो है,
तो एक्सेलरेशन भी उसका भाई साहब जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इनर्शिया में। इट कैन बी स्टेटेड एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until compelled to change its state by the action of an external force। तो जो मैंने आपको बोला इसको लिख लीजिए भाई साहब, अगर सम टोटल, ये आपका समेशन है, ये आपका एक्चुअल वर्जन है न्यूटन के पहले लॉ का। इफ द सम टोटल of all forces acting on a body is zero, then the acceleration produced in the body is also zero। Sum total of all forces acting on a body is zero, then the acceleration produced in the body is also zero। कौन कौन बोले? मयूरेश और अनुष्का। हाँ हाँ, तुमको तो अनन्या का ही नाम लेना है भाई साहब। क्या पॉलिटिक्स है भाई साहब, पता नहीं। चुनाव ही लड़ लो ना भाई साहब, क्या क्लास क्लास कर रहे हो। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट remains at rest or uniform motion in a straight line until and unless compelled to change its state by the action of net external force। ठीक है, तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका लगेगा तो ही भाई साहब रेस्ट और मोशन में चेंज आएगा। ओके, तो अभी समझ लो कोई बॉडी है और इसको चारों तरफ से अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 whatever the forces are। every object will remain at rest। सारे ऑब्जेक्ट्स भाई साहब या तो रेस्ट में रहेंगे और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change its state by the action of a net external force। Newton's law of inertia is also known as Newton's first law of motion। ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्टिव चीजें मैं आपको यहाँ पे नोट बनाने नहीं बोलूंगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके। देयर कुड बी मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बहुत सारे फोर्सेस एक साथ एक टाइम पे ही किसी बॉडी पे एक्ट कर सकते हैं इन वेरियस डायरेक्शंस एज शोन। द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ दीज मल्टीपल फोर्सेस इज द नेट फोर्स। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, अभी देखो समझो कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें एक फोर्स इधर से आ रहा है, एक फोर्स भाई साहब इधर से आ रहा है, और लेट्स से एक फोर्स इधर से आ रहा है। ठीक है, लेट्स से दिस इज F1, आपका F2, और ये हो गया भाई साहब आपका F3। अब आप बोलेंगे कि सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस हम कैसे निकालें? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कोई वेक्टर है उसको आप परिपूर्ण रूप से भूल जाना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। ठीक है, अभी समझ लो ये फोर्स आ रहा है ऐसे, ठीक है, अगर मैं समझ लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, जो चीजें तुमको समझनी है उसको समझो। इस चैप्टर में पूरा पूरा समझने का काम है भाई साहब। ठीक है, इस चैप्टर में हार्डली कुछ याद करने का रहेगा, और ये आपके मैकेनिक्स का बेस है। यहाँ पे अगर चीजें क्लियर होंगी तो ही जाकर आगे आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे F2 है भाई साहब, यहाँ पे F1 है, लेट्स से ये आपका थीटा 1 है, या लेट्स से थीटा है, ये अल्फा है, और लेट्स से ये बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा और थीटा है। तो इसका मैं अगर कंपोनेंट निकालूं बच्चा बॉडी, क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द कंपोनेंट? ये हो गया F2, तो इस तरफ क्या होगा F2 cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा बच्चा बॉडी F2 sin थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसका निकालूं तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी F1 F1 cos अल्फा, थीटा नहीं, इसका एंगल क्या है cos अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा भाई साहब नीचे की तरफ F1 sin अल्फा। अभी समझ लो ये F3 है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली F3, तो ये F3 है भाई साहब, तो इसका इधर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी F3 cos बीटा, और इस डायरेक्शन में भाई साहब, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा F3 sin बीटा। ठीक है, अभी चलो आते हैं भाई साहब आपके वाई एक्सिस में। इन सारे फोर्सेस को भूल जाइए, वाई एक्सिस में देख लीजिए क्या क्या फोर्सेस हैं आपके। ठीक है, तो वाई एक्सिस में आपके नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है? दो फोर्सेस हैं, क्या क्या है भाई साहब आपका F1 साइन अल्फा, और दूसरा भाई साहब क्या है आपका F2 साइन थीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा। ठीक है, ये दोनों नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ क्या है भाई साहब आपका F3 साइन बीटा। सो दिस इज बेसिकली F3 साइन बीटा। तो आपका टोटल नेट फोर्स क्या हो जाएगा F2 साइन अल्फा प्लस F1 साइन थीटा माइनस F3 साइन बीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन, तुम बत्ती गुल है तुम्हारी। ठीक है, दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग इन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे हर हफ्ते में मतलब 3 दिन एब्सेंट होना है, और फिर जिस दिन आना है वहां पे भाई साहब सोना है। अभी इसके बाद और भी एक दो जो भी क्लासेस होंगे उसमें भी आप ऐसे 100 क्लासेस गुजार देंगे।
तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे आपका हो गया F3, फिर अगले साल कॉमर्स लेना है। F3 कॉस बीटा एक ऐसा चीज है जो आपके मतलब विदाउट प्लान ना चल रहा हो, सारी चीजें प्लान है ना। ये हो गया आपका F3 कॉस बीटा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा प्लस F1 कॉस अल्फा, दोनों भी भाई साहब इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी, इसका इधर वाला कंपोनेंट यहां पे देखो F2 है, F2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या है माइनस F2 कॉस थीटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स को निकालते हैं और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज फिजिकली ये पॉसिबल नहीं होगा कि F1 प्लस F2 प्लस F3 कर लें। तो आपको भाई साहब ऐसे सारे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके इन फोर्सेस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच विल बी एप्लीकेबल ऑन अ बॉडी। आर वी क्लियर? ओके, force is what a push or a pull that changes, okay, any push or pull that changes or tends to change the state of motion. Force can change the direction of motion of a body or the speed or even the shape of a body. ये सब भाई साहब आपके effects of force हैं, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका भाई साहब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका भाई साहब डायरेक्शन भी होगा। फोर्स विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन as it has got both magnitude as well as direction. तो force को हम हमेशा we will represent it like this. This will be the representation of force. सिंबल आपका क्या है F, SI यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है। The vector sum of all the external forces acting on a system represents the force on that system. तो आपका भाई साहब ये हो गया नेट फोर्स। तो यहाँ पे हम ना नेट फोर्स जब बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने किया F1 को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, F2 को आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे और F3 को भी आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे। तो एक्स एक्सिस में आप देखोगे कितना टोटल फोर्स आ रहा है। अभी दो, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, एक फोर्स ऐसे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस फोर्स से इस फोर्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर आप वाई एक्सिस में देखोगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे किसका पल्ला भारी है एंड अकॉर्डिंगली यू विल सबट्रैक्ट। ओके, सो आपका एफ नेट भाई साहब क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है, ऐसा करते करते भाई साहब Fn तक, ये हो गया आपका नेट फोर्स, ठीक है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम रिप्रेजेंट्स द नेट फोर्स ऑन दैट सिस्टम। तो ये आपका वेक्टर सम है, ठीक है। ये अगर समझ लो एक फुटबॉल पे इतने सारे लोग लात मार रहे होंगे तो वो जाएगा किधर, इट डिपेंड्स किसका किक सबसे पावरफुल है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स। हमको बेसिकली कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो समझ लो एक कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इतने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4 से लेकर भाई साहब ऐसे Fn फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से n फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो नेट फोर्स भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो फॉर अ बॉडी एज शोन इन द फिगर, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस विल बी हाउ मच, F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसा करते करते Fn तक, ठीक है। ओके, the resultant of the forces, if the resultant of the force acting on is zero, the state of the body will not change। मतलब यही है भाई साहब कि अगर समेशन, अगर हम बोलें कि भाई साहब समेशन, दिस इज बेसिकली समेशन of forces is equal to zero, then the acceleration produced in the body will be zero, ठीक है। मतलब अगर कोई मूविंग बॉडी है या एनी बॉडी विच इज एक्चुअली स्टॉप, कोई स्टेट ऑफ मोशन पे है या रेस्ट पे है, इट डजंट मैटर, ठीक है। बॉडी भाई साहब रेस्ट पे भी हो सकती है या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो बॉडी कुड बी एट रेस्ट और बॉडी कुड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन at a constant velocity. In both the cases, if the sum total of all the forces acting on the body is zero, the acceleration produced in the body will also be zero. ये भाई साहब acceleration आपका zero हो जाएगा, ठीक है। हो रहा है तो as Newton's laws revolve around force, let us understand force first. तो हमको पहले force की परिभाषा समझनी है। A push or a pull that changes or tends to change the state of rest or motion of a body is called a force, ठीक है। और इसका भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन हम कैसे लाते हैं, what is the component of न्यूटन। देखो F इज इक्वल टू ma, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये बेसिकली kg का यूनिट हो गया। अभी तो हम ऐसे लिख देंगे kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका 1 न्यूटन। फोर्स का SI CGS सिस्टम में यूनिट क्या है, अर्ग्स, डाइन, ठीक है।
अर्ग्सटीडाइन। ओके, सो बेसिकली सीजीएस सिस्टम में इसका क्या यूनिट हो जाएगा, अर्ग्स बोलते हैं हम इसको, सॉरी अपना डाइन, ठीक है, 1 डाइन। सो आपका डाइन का भाई साहब क्या यूनिट हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे 1 न्यूटन क्या है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन क्या हो जाएगा, तो केजी की जगह पे आप लिखेंगे भाई साहब 1 ग्राम सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट तो वही रहेगा, तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल। अभी 1 केजी को आप कर लो, 1 केजी को कन्वर्ट कर लो किसमें, 1000 ग्राम, और ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर अपॉन आपका ये हो गया 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर। ये भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 10⁵, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन is equal to 10⁵, so therefore 1 Newton is equal to 10⁵ डाइन, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, 1 न्यूटन। ये आपका भाई साहब डाइन इज सीजीएस यूनिट, दिस इज सीजीएस यूनिट, ठीक है, जहां पे आप किलोग्राम को ग्राम में ले रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, टाइम का यूनिट दोनों में ही सेकंड रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ स्टेट ऑफ मोशन एट रेस्ट, तो ये आपका भाई साहब एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो कितने तरह के आपके मोशन होते हैं, एक तो भाई साहब जब मोशन हो ही ना रहा तो भी इसको मोशन बोलेंगे, एट रेस्ट है कोई बॉडी, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इसकी जीरो है, लेकिन क्या वेलोसिटी है, जीरो वेक्टर भी वेक्टर होता है, ठीक है, तो जीरो वेक्टर भी वेक्टर काउंट होता है, इवन जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, सो इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इट इन मोशन, तो इसका मोशन के हिसाब से हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी जीरो है। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कोई बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है बट इन द सेम डायरेक्शन, तो भाई साहब ये मूव कर रही है बट इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका भाई साहब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग डायरेक्शन, तो लेट्स से ऐसे 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 इसके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी यू है यू है यू है, but direction is constantly changing. Velocity has two components, one is magnitude and the other one is direction. So if you happen to change any of these two components, the velocity is actually going to change. तो velocity आपका भाई साहब change होगा इस state. Okay? Moving with non-uniform velocity. अगर भाई साहब आपका non-uniform velocity है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? Accelerated motion. ठीक है? अगर non-uniform velocity है, ठीक है? अगर भाई साहब आपका बॉडी का non-uniform velocity है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी लिखा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे भाई साहब अगर बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप लोग ना कोई भी यहाँ पे फोकस्ड नहीं हो, और मुझे दिख रहा है ऐसे लेथार्जिक एटीट्यूड्स है ना, और ऐसे बैठे हुए हैं भाई साहब, कैसे भी करके 1 घंटा बिताना है और फिर दूसरे क्लास में जाना है, वहां भी 1 घंटा बिता के बीत ही रहा है समय। द प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम, और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मानवता समाज का प्रॉब्लम है। हम सबको लग रहा है कि हमारे पास टाइम है। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन भाई साहब, ठीक है, अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड, और एक होता है भाई साहब उसका डायरेक्शन। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो या तो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज आ रहा होगा, 5 मीटर पर सेकंड है 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगा, और या तो डायरेक्शन में कोई चेंज आया रहेगा, वैसे अब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था अभी साउथ वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एनी बॉडी विच इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज बेसिकली कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, क्या क्या भाई साहब इफेक्ट्स हैं फोर्स के एक बॉडी में? मूव अ बॉडी और मेक अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पहली बात तो भाई साहब अगर हमने कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ये आपको जिन लोगों को भी लगता है ना कॉमर्स ऑन द अदर साइड इज अ ग्रीनर पास्चर वेर इन यू कैन हैव अ मच रिलैक्स्ड लाइफ, ये इनको मैंने पेपर दिया है जो कायदे से 1.25 घंटे का पेपर है, और लगभग आधे घंटे में ये लोग खत्म करके बैठे हुए हैं। It's a testimony to the fact that nothing is tough or nothing is smooth as well. ये अकाउंट्स का पेपर है, और इनके मार्क्स भी अगर मैं बिना देखकर बोल सकता हूँ इनको मार्क्स कितने मिलेंगे बिना पेपर चेक किए, just because they are finishing it off much before time, it is an indicator of
हाउ मच मार्क्स दे आर गोइंग टू गेट। लगभग आप जैसे ही। कहानी चेंज नहीं होती जब तक आप चेंज नहीं होंगे। ये एटीट्यूड भाई साहब वहां जाके सुधर जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। इनहेरेंटली जब तक कोई चेंज नहीं आएगा ना, कोई कोई डायनामिक चेंज नहीं होने वाला लाइफ में। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पुलाव है जो आप पका रहे हैं। मूव अ बॉडी और मेक अ चेंज इन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। मुझे दिख रहा है कितने लोगों का हो गया है। और उनके अभी पेपर लू ना, 15, 20, 25 मार्क्स का जो भी पेपर होगा उसका 50% वो क्रॉस नहीं करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 50% भी वो क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर इतनी जल्दी खत्म हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। किसी का बाप भी अगर उसको इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है। उसके पहले अगर आप खत्म कर रहे हैं ना, तो इट्स एन इंडिकेटर दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल। And losers are not just in commerce or in science. Losers are losers who lose here first. आपकी लूजिंग की जर्नी यहाँ पहले शुरुआत होती है। इधर पहले ही आप लॉस्ट कर जाते हैं। दिखता है, आपके एनर्जी लेवल से दिखता है। मुझे यहाँ पे अगर बोलोगे ना, मैं कम से कम आपके डबल उम्र का हूँगा। 2 बजे से 9 बजे तक आराम से ऐसे पढ़ा सकता हूँ। कोई कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। खड़े खड़े एक बैठूंगा भी नहीं। आपको भाई साहब बैठे बैठे 10 मिनट में नींद आ जाती है यहाँ पे। मैं अपनी तारीफ या वाहवाह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप किस दलदल में फंसे हैं। अगर आपसे डबल से ज्यादा उम्र का इंसान बराबर खड़े होकर वही लेक्चर बार बार रिपीट करता हुआ बैच आफ्टर बैच दे सकता है, यू डोंट हैव 10 मिनट्स ऑफ फोकस टू गैदर इट। हाँ, जुम्मा जुम्मा क्लास चालू हुआ है भाई साहब, अंगड़ाइयां लेनी चालू हुई है, आंखें बंद होना चालू हो गई है, हेड डाउन हो रहा है। आई डोंट नो वेयर इज योर बॉडी एंड वेयर इज योर माइंड। इसको एकत्रित कीजिए प्लीज। बिखरे हुए हैं आप बहुत बुरी तरह से। Break a body or change its shape. Stop a body or change its speed. Move a body or make a change in its direction of motion. Stop a body or change its speed. तो आपके भाई साहब किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ब्रेक अ बॉडी, और कायदे से देखें ना भाई साहब, ये सब मैं आपको अभी प्रूफ बतौर दिखा सकता हूं 8th स्टैंडर्ड के भी भाई साहब। ये सब आपके 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं। सब लिखने दूं आपसे, एक पेन ना उठे। नहीं नहीं लिख पाएंगे आप। उल्टा नींद आ रहा है आपको। जो चीज नहीं समझ में आती है उसमें भी नींद आता है, और जो चीज आज से 4 साल पहले आप पढ़ चुके हैं उसमें भी आपको नींद आता है। तो क्या यहाँ पे कतरिया कैफ को बुलाऊं भाई साहब नाच गा के पढ़ाने के लिए आपको? आई डोंट नो व्हाट एल्स इज लेफ्ट विथ यू। 4 साल पढ़े पहले पढ़ा है आपने इसको। मैं अभी का भी दिखा के बता सकता हूँ इसको। ये आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। आपकी लेथार्जी का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आपके लेजीनेस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि बहुत आदी हो चुके हैं आप उस रील वाले लाइफ से। 10 मिनट बस। किसी रील का लाइफ कितना होता है? 5 मिनट ना भाई साहब। कितने रील देख लेते हो पूरे दिन में? 50-60 तो मिनिमम होगा। स्नैपचैट, ये चैट, वो चैट, पता नहीं क्या क्या है ना। सब एक्टिव दिखते हैं। ये रील वाली लाइफ से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि ये रील वाली लाइफ आपका टाइम वेस्ट तो कर रहा है, वो तो छोड़िए, लेकिन आपके एटीट्यूड को भी बहुत बुरी तरह से मॉडिफाई कर रहा है। आपका पेशेंस लेवल बियॉन्ड 5 मिनट्स है ही नहीं। नहीं है। मतलब कोई सवाल अगर आपको मिल गया जिसमें आपको कम से कम 5 से ज्यादा मिनट इन्वेस्ट करने हैं उसको सॉल्व करने के लिए, क्या ही वो कॉमर्स का हो, क्या ही वो साइंस का हो, यू आर गोइंग टू गिव अप। आपसे नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि आप बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं इस लाइफ से। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई साहब मोबाइल मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो। मैं बोल रहा हूँ देखो, लेकिन साथ ही साथ उस अंजाम से भी वाकिफ हो जो आपके साथ हो रहा है। अनकॉन्शियसली ये जो रील वाली लाइफ में आप एडिक्टेड होते जा रहे हैं, इसका बहुत एक बुरा परिणाम ये है कि आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल गिरता जा। 2-3 मिनट से ज्यादा वाले रील तो आप स्किप कर जाओगे, मुझे मालूम है। नहीं नहीं पेशेंस है आपको, चाहे उसमें कोई कंटेंट देखने वाला हो या ना हो, यू विल स्किप दैट। योर पेशेंस लेवल हैज ड्रॉप्ड। और यही पेशेंस लेवल आपके सवालों में भी रहेगा। आपको थियरी क्या है? कुछ भी नहीं है। इस पे सवाल बनेंगे। ये जो सवाल कर रहे हैं, इन एक एक सवालों में 4-5 मिनट से ज्यादा टाइम लगने वाला है, और ये गिव अप कर चुके हैं। ये गिव अप कर चुके हैं। ये है कॉमर्स की कहानी।
आर्ट्स की जानी चाहोगे? की भी कहानी सुना सकते हैं, वहां तो बेहोशी हो जाओगे भाई साहब। एक आंसर 7 पेज का होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड। इसका भाई साहब एक मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन होता है। इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भाई साहब इन सारी चीजों का, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इन सारी चीजों का प्रभाव इसमें